स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल KVS एकेडमी फॉर BSc पर। फिर अधिक समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है, आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये सभी प्रश्न है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वो सिंपल सा विधि है। इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये कि गुणनखंड वृक्ष निकालें। जैसे एक नंबर हो गया 140। देखो इसको दो पार्ट में इस तरह तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 70 होगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 35 हो गया। फिर इस 35 में 5 से भाग देंगे तो 7 होगा। इसको बोला जाता है गुणनखंड वृक्ष। यानी कि 140 को लिखा जा सकता है 2 गुने, बाएं से चलते हैं, बाएं से 2 गुने, फिर इस 2 को लेंगे, फिर इस 5 को लेंगे, फिर 7 को लेंगे। तो प्रश्न में था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इतना भी लिख सकते हैं, या 2 बार दिख रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने 5 गुने 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला मेथड ये हुआ। तो दूसरा मेथड ये है कि एलसीएम की तरह पर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उस तरह लिखेंगे। मेथड नंबर सेकेंड, जैसे 140 था, इसको इस तरह एलसीएम की तरह तोड़ेंगे। 2 से तो 70 हो गया, फिर 2 से 35 हो गया, फिर अब 5 से तो 5 से 35। यानी 140 को क्या ले सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुने 7। किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर उतना ही आएगा जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब सेम यही तरीका से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर भी हम 3 नंबर और 4 नंबर बताते हैं। जैसे 3 नंबर है 3825। तो सबसे पहले हम उसी विधि से तोड़ेंगे, एलसीएम वाली विधि से, क्योंकि एक पुरानी विधि है, सबको अच्छा लगता है। 5 2 7 8 15 3 18। 3 से सबसे पहले इसे हम भाग लेंगे। 3 से विभाजित का नियम ये है कि दिए गए अंकों को जोड़ लेंगे। अगर जोड़फल में 3 से पूरा भाग लग जाए तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 और 2 7 7 8 15 3 18। 3 से इसे भाग लगेगा तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15 7 12 3 15। फिर 3 से लगेगा 3 चौका 12 3 दूनी 6 3 5 15। और नहीं लगेगा 3 से, 5 से लगेगा 5 8 40 5 25। फिर 5 से लगेगा तो 17 5 85। यानी कि लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 70। यानी कि 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 70। यही हमारा आंसर हो गया। जो लिखा है जी, ओके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसे थोड़ा पहले समझा लेना है। चौथा नंबर है 5005। इसे भी हम क्या करेंगे, 5005 को पहले जोड़ें। 2 से तो नहीं लगेगा, 5 5 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा तो 1 00 फिर 1। ठीक है, अब 11 से लगेगा, 11 9 99, 1 बचा 11 कम 11। फिर अब 7 से लगेगा तो 13। यानी कि 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, या 5 गुने फिर 7 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी प्रश्न में दिया हो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दूसरा प्रश्न के लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। कोई भी दो संख्या हो दिया गया हो, उनका एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी कि सूत्र नहीं है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही सूत्र है। इसी सूत्र का यूज करके ये दूसरा नंबर भी प्रश्न बनेगा और इस तरह के चौथा नंबर भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर के 1 नंबर रखते हैं। प्रश्न में ये बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, देखेंगे अगर दोनों बराबर हैं तब तो ठीक है। तो 26 और 91 है। तो चूंकि अब 26 को तोड़ेंगे क्योंकि एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, तो 26 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 13, 13 गुणे 26। फिर 91 को लिखा जा सकता है 13 7 91, 7 गुणे 13। इसलिए एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? दोनों में 13 कॉमन है तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन जब एलसीएम निकालना होगा 26 और 91 का, तो जो दोनों में कॉमन था उसको तो लेंगे ही लेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन नहीं था उसको भी लिया जाता है, नहीं 2 भी लेंगे, फिर 7 भी लेंगे, गुना करेंगे तो 13 गुने 7 दूना 14 हो गया। फिर इस दोनों में गुना करेंगे तो 13 चौका 52 और 13 और 5 18, 182 हो गया। अब जांच करने की बोल रहा था कि जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दिखना चाहिए बराबर, ठीक है। दोनों संख्या कितना है? एक 26 है और एक 91 है। दोनों को की गुना इकाई से इकाई में करेंगे 6 हो गया, नजदीक से नजदीक और दूर से दूर, 6 9 54 और 2 का 56, तो 56 का 6 हासिल हो गया, 5 9 18 5, 2366 आ रहा है। यानी दोनों संख्याओं को गुना करने पर 2366 आ रहा है। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम में गुना करेंगे। अगर इतना आ जाए तो ये कथन हमारा सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। अब एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ हमारा कितना है? 13 है और एलसीएम कितना है? 182 है। गुना करके देखा जाए 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 104 और 2 106 हासिल 10, 13 13 और 10 23, 2366 दोनों बराबर आ गया है। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये बात क्लियर हुई। सेम उसी तरीका से इस दोनों को भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। तो आप तरीका देखिए, हो सकता है इस प्रश्न में जब एग्जाम हो इसके जगह पर कोई और भी प्रश्न पूछ दें तो घबराना नहीं है। जो हम विधि बताने जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं विधि से यूज करना है।
12 को क्या लिखा जा सकता है, तो अगर समझ में नहीं आए तो 12 को इस तरह से तोड़ लेंगे एलसीएम की तरह, 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6, इतना ही ना होगा। ये 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 यानी 3 × 5 = 15। फिर 21 को क्या लिख सकते हैं तो 3 गुने 7। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा था, सिर्फ एचसीएफ भी पूछ रहा है और एलसीएम भी पूछ रहा है। तो इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, सब में कॉमन क्या दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 हो गया। और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जो सब में कॉमन था उसको तो लेंगे ही लेंगे। 2 का अधिकतम भाग कितना है, तो 2 गुने 2 लेंगे, इसमें का 3 1, इसमें का 5 लेंगे, फिर इसमें का 7 भी लेंगे। अब गुना करेंगे इसमें, तो गुना किस तरह करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ तक तो 20 हो गया, इसको 20 लिख लेते हैं। और 7 तिरका 21 हो गया, 21 दूना 42 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से इसको भी बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे। ये तो अभाज्य है तीनों का एचसीएफ। अच्छा ठीक है, इसको हम बता देते हैं, थोड़ा गुना करो तो मिलते। दूसरा है 17 गुने 23 गुने 17, 23 और 29। तो चूंकि 17 को लिखा जा सकता है 1 गुने 17, 23 को लिखा जा सकता है 1 गुने 23, 29 को लिखा जा सकता है 1 गुने 29। इसलिए क्योंकि ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। लेकिन वही जब एलसीएम निकालना हो तो 17 गुने 23 गुने 29 यानी सब में गुना करेंगे। तो 17 गुने इसमें गुना करेंगे, 3 9 27 हो गया, हासिल 2, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 24 हो गया। फिर हासिल 2, 2 दूना 4, 2 6, 647 हो जाएगा। फिर अब 17 से गुना करेंगे, 27 गुना 6 गुना 24, ठीक है। 17 7 119 का 9 हासिल 11, 17 चौका 68 और 11 79, 17 6 102 और कितना हासिल था 7 109, 10,999 हमारा। एक बार हम लोग इसको ठीक से गुणा कर लेंगे, हो सकता है कहीं गलत भी हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है गुना कौन कहाँ चल रहा है, गुने 11 3 39 इतना आ रहा है। इसको गुना करने पर 11 3 39 आ रहा है, ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। कितना मिनट हो गया, 14 मिनट 14 मिनट हो गए, 20 मिनट समाप्त। चौथा है, दो संख्याएं दी हुई है 306 और 657, फिर उसका एचसीएफ भी दिया हुआ है, उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो भी हम सूत्र क्या लिखे हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का यूज करके हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं या एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, या जो भी दी गई संख्याओं में जो मौजूद नहीं हो उसको निकाला जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो चौथे प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ से एलसीएम का सूत्र क्या हो जाएगा, ये गुना में था घटाकर भागन हो जाएगा, यानी पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बटा HCF, यही ना होगा। तो पहली संख्या में हमारा 306, तो 306, दूसरी संख्या है 657, तो 657 बटा HCF 9 दिया हुआ है, तो उसी 9 से हम डिवाइड करेंगे। इसमें तो 9 तिरका 27 और 9 चौका 36। अब 34 में 657 से गुना कर लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। बताते हैं 22 3 29, 22 3 29, इतना ही हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पांचवा प्रश्न इसको देखते हैं। प्रश्न ये बोल रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसको थोड़ा हम लोग उदाहरण के तौर पर समझेंगे। कोई भी संख्या ले लें इसका इकाई अंक शून्य हो, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। इकाई अंक जिसका 0 हो तो 10 को तोड़कर लिखा जाए। 10 को तोड़ने पर 2 गुने 5, फिर अगर 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी 30 को तोड़कर देखें तो 2 गुने 2 3 6, 6 पचे 30। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या यदि उसका इकाई अंक 0 हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 गुने 5 अवश्य शामिल रहता है। समझ में आ रही है? कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 अवश्य शामिल होना चाहिए, अन्यथा वह संख्या 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता है। तो इसे हम हल किस तरह करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जिसका इकाई अंक, प्राकृत नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जिसका इकाई अंक 0 हो यानी 0 हो, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 शामिल होता है, शामिल रहता है। परंतु 6 का पावर n है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, यही ना होगा। अब इसमें 2 गुने 5 रहता तब तो ये 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन नहीं है। तो अतः स्पष्ट है कि कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या इनके लिए प्राकृत संख्या नहीं है ताकि 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाए, 0 पर समाप्त हो सके। बस इतना ही क्लियर हो जाएगा। कितना मिनट हो गया? 19। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब सबसे लास्ट प्रश्न इस चैप्टर के, तो हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो परिभाषा बचपन से सभी लोग सीखे होंगे कि जिन संख्याओं में स्वयं को छोड़कर और 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में स्वयं से और 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 19 होता है, 23 होता है। ये ऐसी संख्याएं हैं, इससे अभी और आगे भी है, जिसमें स्वयं से भाग लग सकता है और 1 से, इसके अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। लेकिन भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या का परिभाषा, जिन संख्याओं को या जिस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, दिख रहा है जी, गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। इतना ये बात जानना जरूरी है इस प्रश्न को समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। उसी तरह अगर 10 को ले लें तो 2 गुणे 5, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। ठीक है। उसी तरह अगर 16 को भी लिख लें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ही ना होगा। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो जिन संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। बस इतना ही कंसेप्ट इस प्रश्न के लिए है। तो छठा है, व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, दोनों में 13 दिख रहा है, तो क्या कर लेंगे? कॉमन में ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। 13 कॉमन लेंगे, दोनों में 13 जगह 13 कॉमन लेंगे तो ये क्या बच गया? 7 गुणे 11 और प्लस इसके जगह पर 1 बचेगा, यानी 13 गुणे 11 77, 77 1 78। अब 13 78 को तोड़ेंगे तो 13 6 78, फिर 13 गुणे इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3। अब देखा जाए ये सब क्या है? भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो लिखेंगे बराबर अभाज्य, ये सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। सेम उसी तरह है, यहां से दिख रहा है ना जी। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इस सबको सब में से 5 कॉमन लेंगे तो 5 × 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 तो कॉमन नहीं लिए हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। इस सबको जब गुणा करेंगे तो 1008 होता है और 1 जोड़ देंगे, यानी 5 गुणे 1009। इसमें 11 से भाग हो सकता है, तो 5 गुणे 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, फिर 11 9 99, यानी 5 गुणे 9 गुणे 11। ये भी सब क्या है? बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो समझ में आई? यानी दोनों जो संख्याएं थी इसको तोड़ा गया तो तोड़ने पर क्या आ रहा है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो जिस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है वो सभी भाज्य संख्या है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आंसर? अतः स्पष्ट है कि ये जो दोनों दी गई संख्याएं हैं वो सभी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हम इस चैनल पर क्लास 10th की, 9th की और 8th की सभी चैप्टर की तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।
कितना